अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं एम एस खान, लाइफ ओके न्यूज़ से। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ राजधानी भोपाल की एक ऐसी शख्सियत से जिसके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिया दिखाना, जिनको नाम से लोग अब्दुल मुख्तार खान, मुख्तार भाई के नाम से लोग जानते हैं, जो कि एक अखबार के प्रधान संपादक भी हैं। आपके अखबार का नाम है नरेशंस बुलेटिन। अब्दुल मुख्तार खान साहब के बारे में लोग जब भी मुझसे कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि धरती पर हम एक ऐसे महापुरुष को देख रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए वक्फ कर दी है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खड़ा रहता है, जिनकी पहचान सिर्फ इससे ही नहीं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब के शागिर्द हैं, शिष्य हैं, बल्कि उनके खुद मामू भी समाज सेवा से बहुत पुराने तालमेल रखने वाले हैं, जिनको लोग नाहिद बेग साहब के नाम से जानते हैं, जो वो खुद भी आरिफ बेग साहब के शागिर्द रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे में एक अपना बड़ा कद रखते हैं और बड़े बड़े नेताओं में उनकी साख है। उनकी समाज सेवा के लिए उनके भांजे जनाब अब्दुल मुख्तार खान साहब आज हमारी स्टूडियो में हैं। आइए हम सबसे पहले उनसे जानते हैं कि समाज सेवा उन्होंने कब से शुरू करी और उनके प्रेरणा स्रोत कौन कौन हैं और आज भी उनको प्रेरणा कौन लोग दे रहे हैं। और आज वो चाहे मंत्रालय हो, चाहे कोई सा भी शासकीय विभाग हो, जब भी वो जाते हैं तो लोग उनको सलाम करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। और आने वाले समय में हम उन्हीं के क्षेत्र से पार्षद उम्मीदवार के रूप में हम देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी अच्छी पैठ है और उनको टिकट मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन उन्होंने समाज सेवा से लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई है, अगर उनको पार्टी से टिकट नहीं भी मिलता है तो भी वो लोगों की खिदमत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करना चाहेंगे। आइए हम मुख्तार खान साहब से बात करते हैं उनके चुनावी सफ़र को लेकर, उनकी समाज सेवा को लेकर, उनकी समाज सेवा कब से शुरू हुई, उनके प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा केंद्र कौन कौन है। आइए हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अब्दुल मुख्तार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ ओके न्यूज़ के स्टूडियो में आने का। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ समय निकाल कर के आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी समाज सेवा के बारे में कि समाज सेवा आपने कब से शुरू की, आपके प्रेरणा केंद्र कौन कौन हैं और अभी आगामी नगर निगम चुनाव में आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ लाइफ ओके न्यूज़ का, जिसके माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका प्राप्त हुआ। समाज सेवा के क्षेत्र में तकरीबन सन 2002 से मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर शोएब आज़म खान काफ़ी लंबे अरसे से आरिफ बेग साहब से जुड़े हुए थे और मेरे मामू जनाब दुलारे ज़ख्मी साहब वो भी आरिफ बेग साहब के शिष्य रहे हैं। तो मुझे अपने बड़े भाई और अपने मामू के माध्यम से ही समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का मौका प्राप्त हुआ। बाद में फिर आरिफ बेग साहब से जुड़ाव की वजह से उनकी सरपरस्ती हासिल हुई। राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जो मेरे उस्ताद रहे हैं वो स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब रहे हैं। उसके अलावा मुझे माननीय उमा शंकर गुप्ता जी के साथ काम करने का मौका प्राप्त हुआ। माननीय इंद्रेश कुमार जी के साथ उनके नेतृत्व में काम करने का मौका प्राप्त हुआ। वर्तमान में मैं साप्ताहिक समाचार पत्र नरेशंस बुलेटिन का संपादक हूँ। उसके साथ ही वार्ड नंबर 22 से मैं भाजपा से टिकट की उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे प्रत्याशी के रूप में अपने दरमियान वार्ड नंबर 22 में रीटेक हो जाएगा ना जी, वार्ड नंबर 22 से मुझे अपने उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे। और इससे भी कई अच्छे और प्रभावी दावेदार हैं हमारे वार्ड में जो टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं भाजपा से। मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मैं पार्टी का एहसान मान रहूँगा। थैंक यू। जी मुख्तार खान साहब,
ये बताइए आपके अभी वर्तमान में आप समाज सेवा में किस तरह से जुड़े हुए हैं, लोगों की खिदमत किस तरह से आप कर रहे हैं, और वार्ड क्रमांक 22 से जो आप पार्षद पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिस तरह से आपने नेता तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब आते हैं, लेकिन आप तो पूरे आपका निवासी वहीं है, आप लोगों से आपका व्यवहार में जैसा कि हमें पता चला गुप्त सूत्रों से आप व्यवहार कुशल हैं, आपके ताल्लुकात बहुत वसी हैं, हर गली में लोग आपको पहचानते हैं, सलाम करते हैं, आपका व्यवहार ऐसा है कि लोग चाहेंगे चाहे हिंदू हो या मुसलमान आप सबके काम आते हैं, सब लोग आप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहेंगे। और आपने आरिफ बेग साहब से हिंदू मुस्लिम एकता के गुर सीखे हैं, तो किस तरह से आप एक अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप किस स्ट्रेटेजी के साथ आप चुनावी मैदान में होंगे, बताइए। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें अपने उस्ताद से सीखने का मौका मिला और जो जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूँ उस पार्टी की जो विचारधारा है वो जनसेवा मानव सेवा है। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर मुझे पार्टी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 22 से मैदान में उतारती है तो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ पर्सनली तौर पर उसमें बल मिलेगा। अभी भी मेरे निवास पर एक छोटा सा ऑफिस है, विभिन्न किस्म के लोग आते हैं, विभिन्न मुद्दों के पे चर्चा होती है, विभिन्न प्रकार के काम लेके आते हैं, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, वोटर आईडी से संबंधित काम हो, आधार कार्ड का काम हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र का काम हो, जो निचले तबके के जो काम होते हैं वो काम हो, या फिर क्या कहिए जो हमारा मध्यम वर्ग है एजुकेशन से जो रिलेटेड काम होते हैं वो काम हो। विभिन्न प्रकार से मैं हर आने वाले व्यक्ति का सहयोग करने का प्रयास करता हूं जो मेरे कार्यालय में आता है। वर्ष 2013 में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब चुनावी मैदान में थे और आप उनके शिष्यों में सबसे खास स्टार प्रचारक रहे हैं, तो बेग साहब से क्या कुछ सीखने को मिला आपको, और जो समाज सेवा आप कर रहे हैं उसमें कितनी सहयोग मिलता है बेग साहब की प्रेरणा से? देखिए, बेग साहब जो थे वो तो एक प्रेरणा पुंज थे। बेग साहब तो हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन तो हर व्यक्ति के काम आता है, चाहे मैं तो उनका शागिर्द ही रहा हूँ, चाहे कोई उनका शागिर्द ना भी रहा हो, लेकिन जीवन में कभी ना कभी उनके संपर्क में रहा हो। तो बेग साहब जो शख्सियत है वो एक प्रभाव छोड़ने वाली शख्सियत है हर व्यक्ति पर अपनी। तो उनके माध्यम उनके जो भी संपर्क में व्यक्ति आया है वो अपने आप में एक पॉजिटिव माइंड बन गया है, चाहे वो किसी भी तबके का हो। तो आरिफ बेग साहब के साथ रहने का तो मुझे बहुत जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए तो मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि उन जैसे उस्ताद का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल हुई। तो हम जैसे कई कार्यकर्ता जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों या सामाजिक क्षेत्र के हों, वो यही चाहते हैं कि जो पॉजिटिव माइंड या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो आरिफ बेग साहब एक अलग जगह के गए हैं उसी मार्गदर्शन में उसी अलग के साए तले हम लोग काम करें। आरिफ बेग साहब के साथ आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला और आपने एक बड़ा समय उनके साथ गुजारा है, तो आरिफ बेग साहब के साथ आपको, क्योंकि जहाँ भी आप जाते थे आरिफ बेग साहब आपको अपने बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस करते थे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो शक्ति बेग साहब से मिली है वो आपको चुनावी मैदान में कामयाब करने के लिए पर्याप्त होगी। देखिए, आरिफ बेग साहब के साथ सबसे अच्छी बात तो ये रही उनका जो 2013 का चुनाव था उसमें मुझे उनके साथ काम करने का मौका प्राप्त हुआ, और जो उनका मीडिया का सेल था वो प्रमुख रूप से मेरे ही हाथ में था, पूरी मीडिया से डीलिंग करना मेरे ही हाथ में रहती थी। तो आरिफ बेग साहब के चुनाव में सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी कि वो अपने विरोधी का कभी अपमान नहीं करते थे। अपने विरोधी से जब वो कोई उसको खिताब करते थे अपने विरोधी उम्मीदवार को, तो बाकायदा बड़े सम्मान के साथ करते थे कि वो मेरा भाई है, मेरा बेटा है, या मेरा साथी है, या मेरा जो कलीग है। मतलब एक तरीक़े से वो अपने विरोधी का भी सम्मान करते थे कि बड़ी बात थी। आजकल जो राजनीति हो रही है मतलब जिसका कोई स्तर ही नहीं है, तो अगर कोई स्तर देखना है राजनीति का या तो वो आरिफ बेग साहब को ही आपको पलट के जाना पड़ेगा उन्हीं की तरफ के। मतलब चाहे वो इंदिरा गांधी जी के दौर से लेकर आरिफ वकील साहब के दौर तक उन्हें चुनावी मैदान में रहने का मौका मिला, तो हमेशा उन्होंने अपने विरोधी को सम्मान से संबोधित करा, कभी कोई अपशब्द नहीं कहे अपने विरोधी के खिलाफ। तो वही बात हम भी चाह रहे हैं कि जब हमें पार्टी मौका देगी वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी के रूप में भी, हम भी चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो भी हमारे विरोध में खड़े होंगे निर्दलीय उम्मीदवार हों या कांग्रेस के भाई हमारे हों, तो मतलब उनसे हमारा समन्वय बना रहे, मतलब शब्दों की मतलब मर्यादा एक बनी रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। एक और अंतिम सवाल है आपसे चलते चलते कि अगर पार्टी आपको चुनावी मैदान में उतारती है, आपको प्रत्याशी बनाती है, तो आप किन
आपका एजेंडा क्या होगा, आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। हर एक उम्मीदवार एक एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है, लोग उसे वोट क्यों दें। तो वार्ड क्रमांक 22 की जनता, जहां पर आपने कहा कि और भी प्रभावशाली प्रत्याशी हैं, लेकिन उन प्रभावशाली प्रत्याशियों के बीच में अगर पार्टी आपका उम्मीदवार बनाती है तो लोग आपको वोट क्यों दें। आपका एजेंडा क्या होगा, आपके मुद्दे क्या होंगे, आप किन मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और जीतने के बाद आप कैसे जनता की सेवा कर पाएंगे, कैसे उनकी मदद कर पाएंगे, आपके एजेंडास क्या होंगे, इस पर हमको थोड़ा बताइए। एक पार्षद के रूप में मेरे वार्ड के अंदर प्रथम जो काम होगा वो एक सामूहिक विवाह का भवन बनवाना होगा, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान वो उस तबके के लोग जो अपनी शादी तो करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन ये हाई जो हमैया जो बड़े शादी हाल हैं वो नहीं ले पाते, लेकिन मतलब उनकी ख्वाहिश रहती है कोई हाल हो। तो मेरा जो प्रथम काम होगा, मेरे वार्ड के अंदर एक सामूहिक विवाह का भवन बनवाना होगा, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान हर समाज का व्यक्ति जिसका उपयोग कर सके अपने बच्चों की शादी के दौरान। दूसरा जो मेरा काम होगा वो मेरे वार्ड के अंदर जो स्कूल आते हैं सरकारी, एक पार्षद के रूप में जहाँ जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उसकी बेहतरी के लिए काम करूँगा, क्योंकि तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का ये तो है, जब से प्राइवेट स्कूलों का एक दौर आया है तो सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत गिर गया है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी पार्षद के रूप में जो मेरे क्षेत्र की सरकारी स्कूल हैं उनके में स्थिति को सुधारने का कोशिश करूँ। और अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि जिनके आप शागिर्द हैं आरिफ बेग साहब, उन्होंने अपना पहला चुनाव 1500 रुपये में लड़ लिया था, जैसा कि वो हमें बताते थे उनके वक्तव्य में। वो बिल्कुल ऐसे चुनाव के खिलाफ थे जहां पर अनावश्यक रूप से पैसे को बहाया जाता है, लोगों को शराब की बोतलें बांटी जाती हैं, लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है। उन्होंने पहला चुनाव 1500 रुपये में 1967 में लड़ लिया था और जीत भी लिया था, लेकिन आज चुनावी मैदान में आने से पहले लोग अपनी जेब देखते हैं। तो आप किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, आपने इस प्रकार से धनोपार्जन नहीं किया है कि आप उसको चुनाव में खर्च कर पाएँ। आपने तो लोगों की सिर्फ दुआएं ली हैं, लोगों का प्यार लिया है, और अगर आप चुनावी मैदान में होते तो आप लोगों का मत लेंगे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोभी मताधिकार का उपयोग करने वाले लोग भी होते हैं जिनको रुपयों की और बोतलों की ज़रूरत होती है। आप किस प्रकार से उनकी इस आवश्यकता को पूर्ति कर पाएंगे, या आपकी चुनाव रणनीति क्या होगी, आपका चुनाव खर्च की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस पर बताइए। देखिए, अगर आदमी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े तो चुनाव खर्चीला नहीं है। अगर आपको वोट खरीदने हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। चुनाव लड़ने का तो बहुत आसान प्रोसीजर है। आप जाइए, अपनी जो ज़मानत की राशि सरकार ने तय करी है, चुनाव आयोग ने तय करी है, वो नॉमिनेशन फाइल करिए और चुनाव मैदान में उतर ही आइए। प्रचार के लिए भी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पैसे की ज़रूरत जो होती है वोट खरीदने के लिए होती है। तो मुझे वोट नहीं खरीदना है, मुझे समाज के अंदर रह के ही मैं काम कर रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। पार्षद नहीं हूँ जब भी कर रहा हूँ, पार्षद बन जाऊँगा जब भी समाज सेवा के क्षेत्र में समाज के दरमियान रह के काम करूँगा। मेरी जो स्थिति है इतनी है कि मैं नॉमिनेशन फाइल कर दूँ, बाकी जो है समाज है सहयोग करने के लिए, जो मुझे वोट के रूप में सहयोग मिलेगा समाज का। धन्यवाद। आप थे अब्दुल मुख्तार खान साहब, वरिष्ठ समाज सेवी, प्रधान संपादक नरेशंस बुलेटिन के, जिन्होंने हमसे खुलकर के बात की। हर पहलू पर आपने बात की, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है इस पर बात की, आपके प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय आरिफ बेग साहब के बारे में बात की। आखिर में किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे उस पर भी आपने बात की। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की शादी के लिए एक वो शादी भवन बनाएंगे, एक स्कूल की स्थापना करेंगे, एक लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और भी अनेकों अनेक काम करेंगे। और आपने ये भी कहा कि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि लोगों के वोट को खरीदते हैं। और जो लोग अपने वोट का सौदा करते हैं वो अपने ईमान का सौदा करते हैं। तो ऐसे साफ छवि वाले, इतने स्वच्छ छवि वाले अब्दुल मुख्तार खान साहब वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से विनम्र निवेदन करूंगा, और हाल ही में निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आलोक शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि पूर्व केंद्रीय आरिफ बेग साहब के शिष्य को वार्ड क्रमांक 22 से उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि वो आरिफ बेग साहब के नक्शे कदम पर चलकर उनके दिशा निर्देशों का पालन करके जनता की आवाम की खिदमत कर पाएँ, और
अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपनी खिदमत से हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रख पाएँ, हिंदू मुस्लिम के दिल में अपना घर बना पाएँ। ऐसे हमारे अब्दुल मुख्तार खान साहब, जो कि लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में हैं, जनता के आशीर्वाद की गुहार लगा रहे हैं। और वो ये गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो मार्गदर्शन है वो ऐसे व्यक्ति का है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया, बल्कि ईश्वर को खुश किया है, जनता को अपने कामों से प्रभावित किया है। ऐसे ही उनके शिष्य जनाब अब्दुल मुख्तार खान साहब हमारे स्टूडियो में हैं, जनता के आशीर्वाद की गुहार लगा रहे हैं। और पावर में बैठे हुए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आलोक शर्मा जी से निवेदन है लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से SMS खान का कि आप अब्दुल मुख्तार खान साहब को प्रभावी उम्मीदवार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से ही कामयाब होती है। हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही समाज सेवी के साथ जिनसे हम चर्चा करेंगे, उनकी समाज सेवा के बारे में जानेंगे। और अंत में एक और सवाल जाते जाते, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल जो काम कर रहा है इस पर उनका क्या कहना है? लाइफ ओके न्यूज़ चैनल का सबसे बड़ा काम यही है कि वो उन लोगों को मौका देता है, उन लोगों को एक मंच देता है समाज से रूबरू होने का, जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ लाइफ ओके न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने आज मुझे आप लोगों के दरमियान रूबरू होने का मौका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मुख्तार खान साहब, प्रधान संपादक नरेशन बुलेटिन, वरिष्ठ समाज सेवी और युवा दिलों की धड़कन। और हम उम्मीद करते हैं वो ऐसे ही समय समय पर आते रहेंगे और अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,